हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम 22 दिसंबर 2021 का पेपर 2 का CDP का भाग देखेंगे। पेपर 1 का आपको CDP हिंदी और EVS का भाग चैनल पर मिल चुका है, जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। 22 तारीख का पेपर 2 देखेंगे हम, उसमें CDP के भाग देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन और कारक के ऊपर है। तो मानव ने अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्र में नई चीजें सीखने और स्मरण करने के योग्य है। ठीक है, ये बात सत्य है। और एक मिनट, एक गंभीर रूप से पीड़ित बच्चे के परिणामों को बाद के वर्षों में आसान से बदला जा सकता है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? A और R दोनों सही हैं और R सही व्याख्या कर रहा है A की, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, बच्चों के विकास एक सीधा पथ नहीं है। यानी कि बच्चे का जो विकास है वो सीधे पथ पर नहीं चल रहा। यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। और उपयुक्त वाक्य किसके बारे में दर्शाता है? तो ये चक्रीय बढ़ोतरी यानी ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय नाटक शिनचैन के बारे में बता रहा है। शिनचैन के प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि बच्चे उनके मुख्य पात्र जो था उसकी नकल करते थे। यह सामाजिकरण का डैश पर प्रभाव डालता है। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के प्रभाव को दर्शाता है, यानी कि इसके ऊपर हो जाएगा चौथा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? सही है, पहले हम सही है पर अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण और तथा विधियों का मूल्यांकन आकलन यहाँ शामिल होता है, यानी ऑप्शन नंबर विविध विधियों का शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम से प्रतिपादित किया जाता है? यानी कि इस पहले हो जाएगा संवेदगामी अवस्था, पूर्व सक्रिय अवस्था हो जाएगी, फिर मूर्त सक्रिय अवस्था और फिर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक सक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर सकते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई। तो उदाहरण एक तरह से पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुनी चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई। प्रति ने कितनी चॉकलेट खाई, मतलब प्रत्येक ने कितनी चॉकलेट खाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो अधिगम को कौन प्रभावित करने वाले कारण कौन सा है? सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक और भाषा। नकारात्मक पुनर्बल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार
उसके दिए जाने वाले सहायता को समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो जब भी पहाड़ की बात आएगी तो वो यानी कि स्कैफोल्डिंग वाली बात हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोलरबर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास में तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंध को बनाए हुए होते हैं। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को क्या कहते हैं? यानी बच्चे दूसरों को प्रसन्न रखना और उनका या उनकी सहायता करना। एक तरह से जब बच्चा ये सोचता है कि मेरे पिताजी या मेरी माताजी को कोई काम ऐसा नहीं, मतलब उनके लिए मुझे कोई ऐसा काम ऐसा नहीं करना जिससे वो प्रसन्न ना हो। इस वाली थिंकिंग यानी कि प्रसन्न करने वाली थिंकिंग इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्न में से क्या प्रस्तावित किया? यानी बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत से टेलीविजन विज्ञापन में पुरुष महिलाओं की अनेक रूढ़िवादी भूमिका दर्शाती है। एक अभिभावक को अपनी कक्षा में इस विषय के पर चर्चा करनी चाहिए तो क्या होगा? वह इन्हें इन विशेषज्ञ आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करेंगे कि तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी प्रोत्साहन वाली बात आ गई तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जहां तक भाषा का विकास संबंध है, इसमें यह कहा कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में, यानी फिर भाषा आती है। तो ये किसकी बात है? यह है पियाजे जी की बात है। जीन पियाजे ने कहा है पहले विचार आएंगे फिर भाषा आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सॉरी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित कथनों के तो इस बार एक चीज हमने देखी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ 2005 के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन, पेपर 1 हो या पेपर 2 में एक क्वेश्चन दोनों के मिले ही थे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कथन सही नहीं है, सही नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तित का प्रस्ताव नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है। क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी औसत जैसे शब्दावली विद्यार्थियों के उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? जी नहीं। यह शब्दावली विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर उनके नामकरण करने में समावेशन नहीं है। यानी कि एक तरह से भेदभाव वाली बात हो जाती है अगर आप उसको मेधावी या औसत कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक अध्यापिका को अपने कक्ष में निम्न में किन विद्यार्थियों को सामान्य देने चाहिए या सम्मान देना चाहिए? सॉरी, क्वेश्चन नंबर दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है। एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? तो ये जो बात हो रही है वो हो रही है सामाजिक सांस्कृतिक की। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है, पाठ के संदर्भ में केवल उतना ही पढ़ पाता है। तो ये एक तरह से यानी पाठ विकार
की बात हो रही है तो पाठ में उसे कठिनाई होती है, वर्तनी में कठिनाई होती है, तो यानी कि हो जाएगी पाठन कारण या डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? तो उनकी मौलिक सोच के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण अवेगनशील, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण अवेगनशील, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यागत्म बहुत दूर तक बैठ लेना, ये एक तरह से जब हो जाएगी क्योंकि उसे आदत नहीं है इस तरह की बैठने की, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? अवधान न्यूनतम अंतिक्रियाशीलता विकार। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है, यानी समावेशन के अनुकूल नहीं, क्या है? योग्यता आधारित समूहीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं, मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? तो पहले हम इसे अंडरलाइन कर लेंगे। एक ही काम को अनेक बार दोहराने, तो ये हो जाएगा व्याकुलता वाली बात जो है वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? तो वो होगा अपनी प्रतिक्रिया के लिए प्रचर अवस्था देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बच्चे के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावित है? तो बहुत से उदाहरण और गैर उदाहरण देने तथा बच्चे को तार्किक शक्ति का प्रयोग करने में प्रोत्साहन करने वाली बात, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं प्रभावशाली शिक्षण में सम्मिलित होता है, तो क्या होता है? छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखना, पाठ्यचर्या आकलन को छात्रों की आवश्यक अनुकूल बनाना और छात्र संवेदन लचीलेपन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का 1, 2, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रेखा ने अपने छात्रों को भारत का मानचित्र दिया और अंत ज्ञान अनुसार के अनुसार उसे मुख्य नगरों के स्थान बताने के उत्साह करने की बात कर रही है। तो ये एक तरह से खोज शिक्षण की बात हो रही है। अगर आप उससे एक चार्ट दे रहे हैं, मैप दे रहे हैं भारत का, और उससे कह रहे हैं कि मुख्य नगर छाटिए, तो मुख्य नगर छाटने के लिए उसे खोजनी पड़ेगी और खोजने की बात हो रही है ऑप्शन नंबर 2 में, खोज शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? किस संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंध के रूप में प्रस्तावित कहलाता है? तो खोजन विधि, यानी कि खोजी विधि। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं दी गई हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा के कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा दिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शिक्षा के कई प्रतिवेदन यह दिखा रहे हैं कि विद्यार्थी प्रोत्साहित अधिगम के स्तर को कम प्रदर्शित कर रहा है। इस दूरी को समझने के लिए विशेष प्राथमिक इकाई कौन सी होगी? तो वो होगी समुदाय।
यानी कि कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बच्चे पढ़ा के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरण होते हैं जब उसका शैक्षणिक वातावरण उनमें अंतिक है, यानी कि एक तरह से सम्मिलित हो और क्रियाशील में तीव्रता लाई जा सके। क्योंकि अगर आप उस वातावरण में नहीं गए हैं, वातावरण बहुत इफेक्टिव होता है, तो वातावरण के बारे में ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहन करता है? तो वो हो गया जिज्ञासु, यानी जिज्ञासा हो जाएगी। जिज्ञासा, जब बच्चे में जिज्ञासु बच्चा होता है वही एक तरह से बहुत प्रेरित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है? बच्चे द्वारा निर्मित सहज और अंतर्ज्ञान सिद्धांत के अंदर उन्हें प्रोत्साहन करना चाहता है। ठीक है, सभी बच्चे के वास्तविकता और पूर्व संकलन आरंभिक विद्यालय की, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? तो होना चाहिए जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन के अनुमूलता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखिए हमने CDP के, इसमें से आप अपने बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, चाहे वो आपके 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28 और 30 के 30 भी हों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है, आप उसको भी देखते रहें, या फिर आप जो चैनल पर सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें पता चल जाएगा रिजल्ट कब आएगा और कैसे देखना है। चलिए, तो और एक और बात, जो आंसर की को कंफ्यूजन हो रहा था, आंसर की के लिए इतने चिंतित ना हो, रिजल्ट देखें। रिजल्ट देख के अपना, अगर आप अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, मतलब आप पास हो रहे हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें। नहीं तो आप CTET के जो पेपर आए हैं उन्हें देखिए और ओल्ड पेपर देखिए, और फिर दोबारा CTET की अच्छी तैयारी करके रखिए, जिससे आपका इस बार CTET पास हो जाए। थैंक यू।